ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अब हमें पता है हमारा जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो दो डिजीज मेनली करवाता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और दूसरा होता है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो दो डिजीज होती हैं हमारे पास, इसमें टीबी और लेप्रोसी। तो हम दोनों की ट्रीटमेंट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में हमारे पास ड्रग आती है, वो आती है हमारे पास मेनली जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं हमारे पास वो होती हैं 4। वो कौन कौन सी होती हैं? रिफेम्पिन, आइसोनाइजिड, पैरांजामाइड और हमारे पास इथाम्बुटोल। हम उसको कैसे याद करते हैं? राइप से, RIPE, राइप। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारी इसमें ड्रग है दैट इज आइसोनाइजिड। लेट मी जूम इन। अच्छा, अब हम जो हमारे पास हमारा आइसोनाइजिड है, इसका मैकेनिज्म सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये हमारे पास इनहिबिट करती है हमारे माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को। माइकोलिक एसिड हमारे पास इसके सेल वॉल का एक मेन कंपोनेंट है, उसकी सिंथेसिस को रोक देती है। तो मतलब सेल वॉल को रोक देती है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा माइकोबैक्टीरियम है वो मर जाता है। ठीक है, अब ये इसकी रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है कि ये क्या करते हैं कि डिलीशन कर देते हैं इन द कैट जीन। माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं वो डिलीशन कर देते हैं द कैट जीन। अब कैट जीन का काम क्या होता है नॉर्मली कि वो कैटलिस्ट पेरोक्सीडेज के लिए एनकोड कर रही होती है। अब जैसे हमारे पास कैटलिस्ट पेरोक्सीडेज एनकोड नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे पास ये एक्टिवेट नहीं होगी, बिकॉज दिस ड्रग नीड्स टू बी एक्टिवेटेड बाय द कैटलिस्ट पेरोक्सीडेज एंजाइम। जैसे हमारे पास ये एनकोड नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा कि ये ड्रग काम नहीं करेगी और एक्टिवेट नहीं होगी और काम नहीं करेगी। ठीक है, एक ही तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका होता है कि ये हमारे पास इनके जो टारगेट एंजाइम्स जो डिलीशन कर देते हैं इन द INHA जीन। एक कैट जीन है, दूसरी INHA जीन है। INHA जीन क्या करती है, इसका काम क्या होता है कि टारगेट एंजाइम को इनकोड कर रही होती है, जो हमारे पास एक एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज नहीं होगी, टारगेट एंजाइम ही नहीं होगा, तो ये काम किस पे करेगी? तो ये दो तरीके होते हैं। उसके बाद है हमारे पास कि ये हमारे पास हमारी बैक्टीरियासाइडल ड्रग है और ये हमारे पास मोस्टली ग्रोइंग ट्यूबरक्लोसिस को इम्पेक्ट करती है, ना कि हमारे पास जो डोरमेंट होता है, मतलब जो लेटेंट होता है, जो काम नहीं कर रहा होता, उस पर काम नहीं करती इतना। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, ये ओरली मोस्टली एब्जॉर्ब होता है अच्छे से। और ये जो ना, इसको मैंने आपको बताया कि इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है बाय द एसिटाइलेशन। उसके बाद है कि हमारे पास एस्टाइलेशन ना हमारे पास दो तरीकों से होती है। एक हमारे पास कुछ इंसान होते हैं जिनमें जो एस्टाइलेटर्स एंजाइम्स होते हैं ना वो फास्ट होते हैं, जबकि कुछ होते हैं जिसमें हमारे पास एस्टाइलेशन जो एंजाइम्स होते हैं वो स्लो होते हैं। तो फास्ट एस्टाइलेटर्स में जो हमारे पास इनकी हाफ लाइफ होगी वो कम होगी, जाहिर सी बात है एस्टाइलेशन ज़्यादा हो गई तो उनकी जो हाफ लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो फास्ट एस्टाइलेटर्स जो लोग होंगे उनमें क्या होगा कि 3 to 4 आवर्स इनकी हाफ लाइफ होगी, और वो कौन से होंगे? सॉरी, 60 to 90 मिनट्स इनकी हाफ लाइफ होगी, और वो कौन से होंगे? मोस्टली एशियंस। जबकि स्लो एस्टाइलेटर जो लोग हों जिनमें स्लो एस्टाइलेशन होती है वो कौन से लोग होते हैं? अफ्रीकन होते हैं मोस्टली, यही यूरोपियंस होते हैं। उनमें जो हाफ लाइफ होती है वो 3 to 4 आवर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके यूजेस तो इसके मैंने आपको पहले बता दिए हैं। इसका जो यूज़ है वो मोस्टली हमारे पास हमारे लेटेंट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, या फिर हम प्रोफाइलेक्सिस में भी दे सकते हैं, प्रोफाइलेक्सिस में भी दे सकते हैं, या फिर स्किन टेस्ट जो ट्यूबरक्लिन टेस्ट होती है जो हमारे पास टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में आती है, वो मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगी माइक्रोबायोलॉजी में, उसको भी कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। या फिर अगर कोई लोग हैं जो TB के पेशेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में है तो उनको भी हम लोग आइसोनाइजिड ही देते हैं। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके साइड इफेक्ट भी हमारे पास उतने ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास न्यूरोटॉक्सिक है, तो उसके वजह से क्या करवाएगा? पेरिफेरल न्यूराइटिस करवाएगा, रेस्टलेसनेस करवाएगा, मसल ट्विचिंग करवाएगा। उसके बाद हम जो है ये हेपेटोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक के बाद हेपेटोटॉक्सिक है। हेपेटोटॉक्सिक जाहिर सी बात है ये लिवर वगैरह के एंजाइम्स को इंक्रीज कर देगा, जॉन्डिस करवा देगा, हेपेटाइटिस करवा देगा, और हेपेटोटॉक्सिटी ना चिल्ड्रंस में कम होती है। उसके बाद है कि INHA क्या करता है कि हम हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को भी कम कर देता है। तो क्या करेगा कि ये जो है ना कार्बामाजिपिन इनहिबिट करता है ना हमारे पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को, तो हमारे पास क्या करेगा? लेवल इंक्रीज कर देगा ऑफ द कार्बामाजिपिन, फिनेटोइन और वाफरिन की टॉक्सिटी को बढ़ा देगा। और अगर हमारे पास किसी पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी है, एक ये एंजाइम होता है हमारे पास, उसकी डेफिशिएंसी है, तो हमारे पास उसमें हीमोलाइटिक एनीमिया करवा देगा और ल्यूपस लाइक सिंड्रोम भी करवाता है। ल्यूपस लाइक सिंड्रोम हमारे पास हमारी 3 ड्रग्स करवाती हैं मेनली, हाइड्रोलाइजिन होती है, आइसोनाइसिड होती है, और हमारे पास पीसे पेरेंजामाइड होती है, जो इसी की ही एक आगे ड्रग है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये क्या करता है? ये जो INH होता है ना, ये हमारे पास एक कॉर्नर है हमारे पास विटामिन B6 का। अब विटामिन B6 का कॉर्नर है तो क्या करेगा कि ये B6 की डेफिशिएंसी करवा देगा। तो हम जब भी आइसोनाइजिड देंगे ना हम पेशेंट को, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? विटामिन B6 भी देते हैं। ठीक है, कितने डोज में देते हैं? 20 to 50 मिलीग्राम
पर डे के हिसाब से देते हैं, ठीक है। रिफेम्पिन, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ड्रग है रिफेम्पिन, जो होती है वो भी हमारे पास हमारी डेरिवेटिव होती है रिफामाइसिन की, और ये हमारे पास बैक्टेरिसाइडल है। और ये क्या करती है, इनहिबिट करती है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। ये आप लोग को एंजाइम्स याद रखना है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। अच्छा, आफ्टर दिस होल सीरीज ऑफ द फार्माकोलॉजी, मैं ना एक वीडियो, एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग के पास एक जनरल आइडिया रहे और आप लोग को याद करने में ईजी हो, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या करेगी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी, जिसको कौन इनकोड करता है, आरपीओ जीन। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कैसे होगी कि ये आरपीओ जीन में जो है ना वो कर देगा, चेंजिंग कर देगा, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी डिफरेंट हो जाएगी। फार्माकोकाइनेटिक्स में बताया है कि ओरली ऑब्जर्व होती है, पार्शियली मेटाबोलाइज होती है इन द लिवर, और जो है ना इसकी अब जो ड्रग है, सॉरी, जो ड्रग है फ्री ड्रग और मेटाबोलाइट्स, इसके दोनों के दोनों वो क्या करते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं। तो हमारे पास इसकी टॉक्सिटीज में आप जब देखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको ऑरेंज कलर के टीयर्स वगैरह मिल रहे होंगे। हम आगे बढ़ेंगे, ये बात भी डिस्कस करेंगे, और ये इसकी मेन जो है ना वो होती है, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट होती है, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस में हम आते हैं तो ये हमारे पास सोल ड्रग के मतलब अकेली ड्रग यूज़ होती है, एज ए लेटेंट टीबी के लिए यूज़ होती है। और अगर हमारे पास कोई भी आईएनएच इंटॉलरेंट पेशेंट है तो हम उसमें देते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट वाले पेशेंट में देते हैं, या अगर कोई स्ट्रेन है जैसी माइक्रोबैक्टीरियम की टीबी की जो हमारे पास आईएनएच रेजिस्टेंट है, मतलब आइसोनेजेट रेजिस्टेंट है, उनमें देते हैं हम लोग। लेप्रोसी में क्या होता है कि जो है ना रिफेम्पिन हम लोग देते हैं, लेकिन रिफेम्पिन क्या करती है, डिले करती है लेप्रोसी में एमरजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस टू द डेप्सोन, मतलब हम डेप्सोन के साथ देते हैं और डेप्सोन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है ना उसको रोकता है ये हमारे पास रिफेम्पिन, ठीक है। और ये हमारे पास वेनकोमाइसिन के साथ भी यूज़ होता है फॉर द मर्सा एंड पीआरएसपी, मतलब कि जो हमारे पास हमारी जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है उसके अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेनिंजोकोकल और जो स्टेफलोकोकल कैरियर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद टॉक्सिटीज़ पे आते हैं तो ये क्या करता है कि लाइट चेन प्रोटीनयूरिया करवाता है, और ये हमारे पास इम्पेयर करता है हमारे एंटीबॉडी के रिस्पॉन्सेज को। तो हमारे पास क्या हुआ कि पर्सन विल बी प्रोन टू द इन्फेक्शंस। उसके बाद हमारे पास जो इसके बाकी इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो क्या होता है, स्किन रैशेस करवा देगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नेफ्राइटिस करवा देगा, लिवर डिसफंक्शन करवा देगा। उसके अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो क्या है, फ्लू लाइक सिम्टम्स और एनीमिया। फ्लू लाइक सिम्टम्स, एनीमिया, ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, अब हम लोगों ने पढ़ा आयरन एसिड क्या करता था, इनहिबिट कर रहा था हमारे हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को, और जो है ना हमारे पास इंक्रीज करता है तो जाहिर सी बात है ये डिक्रीज करेगा लेवल ऑफ द कौन कौन सी ड्रग्स का, एंटी कन्वल्सेंट्स का और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, स्टेरॉइड्स का, साइक्लोस्पोरिन्स का और कीटाकोनाजोल का, मेथाडोन का, टर्बेनाफिन का और वाफरिन का, ठीक है। तो ये ड्रग्स जो है जिनका ये लेवल डिक्रीज कर देता है। अब एक हमारे पास दूसरी ड्रग होती है जो राइफाब्यूटिन हम लोग उनमें देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एड्स के पेशेंट हैं और उनको टीबी हुई है, तो हम लोग उन पेशेंट्स में जो है ना राइफाब्यूटिन देते हैं इन स्पाइट ऑफ द रिफेम्पिन, ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रग इज एथेम्ब्यूटोल जो होता है ये करता है अर्बेनासोल, हमारे पास जो ट्रांसफरेज है उसको जो है ना इनहिबिट करता है। इसको इनकोड कौन करता है, हमारे पास CAB ओपरन, और ये जो है ना इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ द अर्बेनोग्लाइकन। ये भी हमारे पास इसकी सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है, उसको ये इनहिबिट कर देता है। और ये इसकी रेजिस्टेंस कैसे होती है, इसी जीन में हमारे पास वो कर देगा, EMB जीन में ये हमारे पास मसला कर देगा, तो हमारे पास हो जाएगी। ये भी हम लोग ओरली देते हैं, और ये जो है ना हमारे पास CNS को क्रॉस कर सकती है और इसकी एलिमिनेशन होती है यूरिन में। उसके बाद है कि हमारे पास जो इसकी किस में देते हैं, लोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ करते हैं, और इसके हमारे पास इसमें जो मेन आता है ना इसका साइड इफेक्ट में वो होता है विजुअल डिस्टर्बेंसेस। तो हम लोग ऐसे करते हैं इथेम्ब्यूटोल ई से, और इथेम्ब्यूटोल आई प्रॉब्लम्स करवाता है, मतलब विजुअल डिस्टर्बेंस करवाता है, विजुअल एक्यूटी को कम करवाता है, और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवाता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाता है। उसके अलावा बाकी यही जो नॉर्मल होती हैं हमारे पास हेडेक, कन्फ्यूजन, हाइपर यूरेसीमिया, पेरिफेरल एडिमा वगैरह वही करवा देता है, ठीक है।